सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वर्किंग क्या होता है? वो अपने अंदर आने वाले सिग्नल को आउटपुट में क्या करके देता है? एम्पलीफाई करके देता है। लेकिन अगर वो एम्पलीफिकेशन आपके लिए इनफ ना हो तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसी जो एक फिनोमिनन है, मतलब कि वो जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के वर्क को आप क्या करेंगे? रिपीटेडली यूज़ करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था, उसका जो वर्किंग फिनोमिनन था, वो वर्किंग फिनोमिनन उस सिग्नल के ऊपर रिपीटेडली, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, एक बार, दो बार, तीन बार या उनसे भी ज़्यादा बार उसके ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? वो सिग्नल मोर एंड मोर टाइम एम्पलीफाई होगा। वो एम्पलीफाई होने की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका जो एक नीड होता है, आपकी जो एक पसंद होती है, वहाँ तक कि उसका वोल्टेज या फिर उसका पावर एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये जो वर्किंग हुआ, ये वर्किंग किस तरह का था? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के मोर एंड मोर रिपीटेड टाइप का था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इस लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके कुछ सिंपल टाइप से उस टाइप्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो पहले इस वीडियो के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओवरव्यू में क्या है आपके सामने? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम रिकॉलिंग करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है? एक ऑर्डिनरी आप देख सकते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है। उस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का एक सिंगल स्टेज है। सिंगल स्टेज से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया हुआ है और उसके साथ उसका पोटेंशियल डिवाइडर बायस, उसके साथ उसके अपने तीन अलग अलग कैपेसिटर्स जिसका नाम है सी इन, सी ई और सी सी। मतलब कि एक होता है इनपुट कैपेसिटर, दूसरा होता है आउटपुट कैपेसिटर, तो तीसरा क्या हो जाता है? बाईपास एमिटर कैपेसिटर। और उसके साइड में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिलता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ दिया हुआ है। उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? यहाँ पे ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ किसके बीच में होता है? आईई वर्सेस वीसीई के बीच में होता है। तो ये आईई वर्सेस वीसीई के बीच के ग्राफ में आप क्या ड्रॉ करते हैं? एक लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख सकता है कि रेड कलर से ड्रॉ की हुई है। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? दो अलग अलग सिग्नल्स यहाँ पे मैंने आपको वेव शेप्स दिए हुए हैं। ये जो ऊपर का वेव शेप है जो कि क्रॉस में ड्रॉ किया गया है, वो कौन सा वेव शेप है? वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर करंट को। लेकिन उसके साथ में जो एक नीचे आपको एक वेव फ्रंट दिखाया गया है, वो वेव फ्रंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वीसीई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वीसीई क्या है? वीसीई आपका आउटपुट सिग्नल है जिसमें कि आपको 180 डिग्री का फेज रिवर्सल देखने को मिलता है। और उसे अगर आप ये बोलते हैं कि ये फेज रिवर्सल रेडियन में कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? उसमें पाई रेडियन का फेज रिवर्सल मिलता है। फेज रिवर्सल का मतलब क्या होता है? इनपुट की कंपैरिजन में आउटपुट में जो भी एक एंगल का चेंज आता है, मतलब कि इनपुट में अगर पहला साइकिल पॉजिटिव है तो आउटपुट में आपको पहला साइकिल कौन सा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि प्लस और माइनस के कंपैरिजन में यहाँ पे एक फेज का रिवर्सल बनता है और वो रिवर्सल 180 डिग्री में आता है। इसकी वजह से सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब आप आउटपुट लेते हैं, किसके अक्रॉस में लेते हैं? कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस में, तो आपको आउटपुट में क्या मिलता है? 180 डिग्री का फेज रिवर्सल मिलता है। फिर जो कुछ अलग अलग बात सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में है वो क्या है कि वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, वो पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए आपको इस तरह का सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लेना पड़ता है। लेकिन जब आप इसी तरह के बीजेटी ट्रांजिस्टर से पावर को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ता है? टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी लेनी पड़ती है, जिसको आप बोलते हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब कि उसे आप बोलते हैं ओप एम्प, जो कि आपको क्या एम्पलीफाई करके दे सकता है? पावर को एम्पलीफाई करके दे सकता है। फिर आप इसमें एफईटी का भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेशंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बायसिंग का चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। लेकिन वहां पे जब हमने क्लासिफिकेशन के बारे में एक वीडियो में बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको अच्छी तरह से मेंशन करके बताया था कि जब भी आप कुछ कपलिंग शेम का यूज करते हैं तो उस कपलिंग शेम का यूज तभी होता है जब आपके पास मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर होता है। तो मल्टी से मतलब क्या है? मल्टी मतलब कि एक से ज्यादा। स्टेज का मतलब क्या होता है? उतना सर्किट ऑयल पोर्शन जिसमें एक ट्रांजिस्टर है,
उसके साथ 4 रजिस्टर है और उसके साथ साथ 2 कैपेसिटर्स है, एक इनपुट कैपेसिटर, दूसरा बाईपास कैपेसिटर। आपने बोला होगा कि तीसरा कैपेसिटर क्यों नहीं है? तीसरा कैपेसिटर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कैपेसिटर जनरली 2 स्टेजेस को कास्केडेड करने के लिए यूज होता है। कास्केडेड का मतलब क्या होता है? बैक टू बैक कनेक्शन। मतलब कि पहले स्टेज का आउटपुट जब आप दूसरे स्टेज के इनपुट में देते हैं तो बीच में आप कुछ हेल्पिंग कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। उस हेल्पिंग कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे लिए यूज किए गए कपलिंग कंपोनेंट्स। और उस कपलिंग कंपोनेंट की वजह से जो भी एक कंस्ट्रक्शन तैयार होता है बैक टू बैक कनेक्शन का, उसे हम बोलते हैं कास्केडेड। तो जब आप मल्टी स्टेज में बात करते हैं तब आपको क्या करना होता है? 2 अलग-अलग स्टेजेस को बैक टू बैक कनेक्ट करना होता है, तब ये क्या बनता है? मल्टी स्टेज बनता है। लेकिन अभी हमारा ये जो एम था, ये एम क्या था? ये जो हमारा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर के बारे में जो भी डिस्कशंस हम जानते हैं उसको रिकॉल करना। ओके, आगे क्या आता है कि हम मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की नीड होती है। नीड मतलब कि हमारे लिए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में ऐसे कौन से डीमेरिट्स थे, या फिर ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स थे, या फिर ऐसी कौन सी कमियां थी कि जिसकी वजह से हमें उन कमियों को फुलफिल करने के लिए किसका यूज करना पड़ा? मल्टी स्टेज का यूज करना पड़ा। तो इस इंट्रोडक्शन में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या आता है? डिफिनेशन आती है। मतलब कि ये जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, वो डेफिनेशन किस तरह से बनती है, और जो डेफिनेशन बनाई गई है वो अकॉर्डिंग टू वर्किंग है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम ये बात करेंगे कि ये जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनता है तो उसकी एक बेसिक कंडीशन क्या है। मतलब कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में तो सिर्फ एक ही हमारा ट्रांजिस्टर होता है, उसके साथ हम अलग अलग 3 कैपेसिटर्स यूज करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर बायस का यूज करते हैं। लेकिन जब आप मल्टी स्टेज की बात करते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से समझना पड़ता है कि उस स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक ओवरव्यू का यूज करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक वे को आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। तो उस वे के बारे में बात करेंगे हम इस डेफिनेशन में। फिर क्या आता है कि ये जो हमारा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसे समझने के लिए हम एक ब्लॉक डायग्राम का यूज करेंगे। ब्लॉक डायग्राम मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एक बल्क सिस्टम को, बल्क सर्किट को, या फिर एक बल्क पोर्शन को आप एक ब्लॉक बना देते हैं और एक स्क्वायर बना देते हैं और इसमें आप लिख देते हैं कि ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि आप उसके सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इंटरनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ब्लॉक डायग्राम के बारे में। फिर हम क्या बात करेंगे कि वो जो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, उस मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दे रखी है कि ये जो हमारे सभी ट्रांजिस्टर्स है, सभी ट्रांजिस्टर मतलब कि वहाँ पे सिंगल स्टेज भी आ जाता है, मल्टी स्टेज भी आ जाता है। तो वो सभी ट्रांजिस्टर्स है, वो सभी ट्रांजिस्टर्स कितने अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई होते हैं, उसका मैंने अच्छी तरह से आपको एक प्रीव्यू दिया हुआ है। तो वो जो अलग अलग 4 पोर्शंस है, उन 4 पोर्शंस में मैंने कभी कभी मल्टी स्टेज के बारे में बात की हुई है। लेकिन ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रॉपरली मल्टी स्टेज किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के टाइप के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से टाइप है। एक है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, एक है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, और दूसरा क्या आता है? डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो ये जो तीनों एम्पलीफायर्स हैं, वो तीनों एम्पलीफायर आप आगे एक बार देख चुके हैं। कहाँ पे देख चुके हैं? आपने ये एम्पलीफायर्स को देखा था अकॉर्डिंग टू कपलिंग शेम में। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स का जो एक क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन में जब आपने अकॉर्डिंग टू कपलिंग शेम सब के बारे में देखा था, तो उस कपलिंग शेम में आपने देखा था कि यहाँ पे भी आरसी कपल आता था, ट्रांसफॉर्मर कपल आता था और डायरेक्ट कपल आता था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तीनों जो टाइप से, उस टाइप में एक वर्ड कॉमन है, कपल्ड, कपल्ड और कपल्ड। मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस को कपलिंग किया जाता है, और वो कपलिंग जिस फॉर्मेट के यूज पे होता है, उस फॉर्मेट के यूज के ऊपर हम उसका क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे जो एक कपलिंग एम्पलीफायर्स थे, मतलब कि यहाँ पे आरसी कपल है, ट्रांसफॉर्मर कपल है, डायरेक्ट कपल है, वो सभी एम्पलीफायर्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के कुछ पोर्शंस है। मतलब कि कपलिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास 2 अलग अलग स्टेजेस हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज को आप कपलिंग कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है हमारे लिए एक बहुत बड़ा बन जाता है। मतलब कि कपलिंग तभी पॉसिबल है जब एक से ज़्यादा स्टेज हो, और अगर एक से ज़्यादा स्टेज यूज होते हैं तो आप उसे सिंगल स्टेज नहीं बोल सकते।
और उसे आप टू स्टेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि टू स्टेज तभी तक पॉसिबल है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेज हो। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा स्टेज है तो आप उसे क्या बोलने वाले हैं, तो आप उसे बोलने वाले हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर। फिर यहाँ पे क्या आता है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हम एक मैकेनिज्म देखेंगे। इस मैकेनिज्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने दो अलग अलग स्टेजेस है। यहाँ पे मैंने जो आगे एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम में आपको अलग अलग बॉक्सेस मिल रहे थे, वो बॉक्सेस यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ पे विथ सर्किट रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्टेजेस है, हमारे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्ट होने वाले हैं। और उस कनेक्शन को करने के लिए आप अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो वो कंपोनेंट जिस तरह से यूज़ होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों स्टेज एक दूसरे के साथ बैक टू बैक कनेक्ट हो जाएंगे। और उस बैक टू बैक कनेक्शन की वजह से आपको क्या बन के मिलेगा, फाइनली प्योर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एक इंट्रोड्यूस की हुई फिगर मिलेंगी। और इस फिगर को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आगे के वही दोनों स्टेजेस को, मतलब कि यहाँ पे जो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है कि दो अलग अलग स्टेजेस को मैंने आइडेंटिकली यूज़ किया है। आइडेंटिकली का मतलब क्या होता है, जिस तरह का स्टेज 1 है उसी की तरह का कॉपी टू कॉपी स्टेज कहाँ पे है, स्टेज 2 में है। और इन दोनों स्टेज को हम कहाँ क्या करते हैं, इन दोनों स्टेज को यहाँ पे हम बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन के साथ मैंने दोनों को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। पहले स्टेज का जो आउटपुट है उस आउटपुट को मैंने रेड लाइन से कनेक्ट करके दूसरे स्टेज के इनपुट में दे रखा है। और यहाँ पे मैंने सभी पोर्शंस का आइडेंटिफिकेशन भी दिया हुआ है, किस तरह से फेज रिवर्सल रिप्रेजेंट होता है, ये जो दोनों स्टेजेस है वो कनेक्ट होने के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से यहाँ पे जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कैपेसिटर का रोल रिप्रेजेंट होता है। उन सभी टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। लेकिन आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये दो आइडेंटिकल स्टेजेस है, और इन दोनों आइडेंटिकल स्टेजेस को जब आप बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन की वजह से क्या जनरेट होता है, टू स्टेज एम्पलीफायर बनता है। और इसी तरह से इसी मैकेनिज्म को अगर आप रिपीटेडली 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 10 बार, जैसी आपकी नीड हो उतनी बार जब आप बनाते हैं तो उसकी वजह से जो एक ये सीरीज बनती है सर्किट की, जो एक कॉम्बिनेशन प्रिपेयर होता है, इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स के बारे में समझना है, सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन के बारे में समझना है, और उस कनेक्शन के अकॉर्डेंस में आप सभी कनेक्शंस को सिर्फ और सिर्फ उसी वे के साथ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, जिसकी वजह से आपका मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और बाद में हम क्या देख लेंगे, ये जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है उस लेक्चर का प्रीव्यू देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। तो यहाँ पे आप आगे की जो ये सर्किट है, इस सर्किट को अच्छी तरह से कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, कुछ एक्स्ट्रा जो टर्मिनल्स है, उस टर्मिनल्स को आप रिलीज करके अगर आप इसे अच्छी तरह से मिनिमाइज करते हैं तो मिनिमाइज करके आपको ये कंक्लूजन में रिप्रेजेंट की हुई फिगर मिलती है। ये भी टू स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। यहाँ पे भी जितना बायसिंग और जितनी फिगर्स का फिनोमिनन यूज हुआ है, वही फिनोमिनन कहाँ पे यूज हुआ है, इसी में यूज हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो का एक प्रीव्यू समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में डिटेल में। ओके, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। The output from a single stage transistor amplifier is usually insufficient to drive an output devices। मतलब क्या होता है कि ये जो आपके सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एक जो आउटपुट होता है, मतलब कि एक आपका एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, और उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके लिए पूरा सफिशियंट नहीं है, क्या है, इनसफिशियंट है। किसके लिए इनसफिशियंट है, आपको इस आउटपुट को जिस भी डिवाइसेस में देना है वो डिवाइसेस में ये सिग्नल काम करवाने के लिए क्या है, इनसफिशियंट है। मतलब कि वो उतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने डिवाइस को क्या कर सकता है, रन कर सकता है। मतलब कि ये बात किसके बारे में है, जब आप सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो सिग्नल में कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो अगर आपका सिग्नल इनसफिशियंट है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके सिग्नल में ये जो सफिशियंट वोल्टेज नहीं है या फिर सफिशियंट पावर नहीं है, जिसकी वजह से वोल्टेज या पावर वो आपके डिवाइस को क्या कर नहीं सकता है, रन नहीं कर सकता है।
तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आपके डिवाइसेस को अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ऑपरेशन या फिर अकॉर्डिंग टू पावर ऑपरेशन उसे रन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके सामने एक एलईडी है, वो एलईडी 2 वोल्ट में ऑपरेट होती है, तो अगर आप उसे 1 वोल्ट ही अप्लाई करेंगे तो क्या वो एलईडी ग्लो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो ग्लो होने के लिए एटलीस्ट 2 वोल्ट्स चाहिए उसे। तो अगर आप उसे 2 वोल्ट नहीं देंगे तो वो 1 वोल्ट में एलईडी ग्लो नहीं हो सकती है। तो मतलब क्या है कि अगर आपका कोई स्पीकर है, वो स्पीकर समथिंग वोल्टेज के साथ वो स्पीक बनता है। मतलब कि अगर आपका कोई स्पीकर है, वो स्पीकर अगर 10 वोल्ट के साथ ऑपरेट हो सकता है, मतलब कि वो 10 वोल्ट के साथ अगर वो ब्लो होता है, मतलब कि वो रन करता है, तो उसे आपको क्या देना पड़ता है? 10 वोल्ट ही देना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसे 7 वोल्ट का सिग्नल देते हैं तो वो स्पीकर ब्लो नहीं हो सकता है, मतलब कि वो कोई भी तरह से काम नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि उस स्पीकर को काम करवाने के लिए आपको 10 वोल्ट देने पड़ते हैं। तो 10 वोल्ट देने के लिए आपका जो ये ऑडियो का सिग्नल है, जो कि एम्पलीफायर में से एम्पलीफाई होके आता है, वो भी कितने वोल्ट का होना चाहिए? वो भी 10 वोल्ट का होना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ कि ये जो आपका डिवाइस है, वो डिवाइस कितने वोल्ट पे काम करता है या फिर कितने पावर के साथ काम करता है। तो उस पावर या फिर उस वोल्टेज रेटिंग के साथ आपको क्या करना पड़ता है? उसके साथ आपको अपने सिग्नल को सफिशिएंट बनाना पड़ता है। फिर आगे क्या आता है? इन अदर वर्ड्स द गेन ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। गेन क्या बोलते हैं? गेन का मतलब होता है आउटपुट प्रॉपर्टी अपॉन इनपुट प्रॉपर्टी। यहां पे मैंने क्या लिख रखा है? वोल्टेज लिख रखा है। यहां पे भी मैंने क्या लिख रखा है? वोल्टेज लिख रखा है। मतलब क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ए सबस्क्रिप्ट वी। तो ये क्या हो गया? ए रिप्रेजेंट करता है गेन को और वी रिप्रेजेंट करता है कि ये जो गेन है वो गेन किसका है? वोल्ट का है। तो मतलब ये होता है वोल्टेज गेन ए वी इज इक्वल्स टू वी ओ अपॉन वी आई। तो इसी तरह से अगर आप पावर गेन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पावर गेन किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? ए पी इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन पी आई। मतलब कि आउटपुट पावर रेशियो टू द इनपुट पावर। मतलब कि ये जो आपके आउटपुट का ये जो पावर है पी ओ, उसका रेशियो लेना है। किसके साथ रेशियो लेना है? इनपुट पावर के साथ। तो आपको ये जो गेन मिलेगा इसे आप क्या बोलेंगे? ए पी, पावर गेन। लेकिन जब आप इसी तरह से वोल्टेज गेन और पावर गेन के साथ साथ करंट गेन की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या होता है? करंट आता है। कौन सा करंट आता है? आउटपुट। फिर उसका जो रेशियो लिया जाता है वो रेशियो किसके साथ लिया जाता है? इनपुट के साथ साथ। तो इसे आप क्या बोलते हैं? ए आई बोलते हैं। लेकिन जनरली आपको कभी भी ए आई नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अल्फा मिलेगा या फिर बीटा मिलेगा। और यहाँ पे कहीं पे भी आपको ए आई ओ नहीं मिलेगा या फिर आई आई नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि वहां पे आप क्या यूज कर लेते हैं? वहां पे आप यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे कंसिडर कर लो कि आई सी है और इसमें क्या हो गया? आई बी हो गया। तो आई सी अपॉन आई बी को आप बोल देते हैं बीटा, फिर आई सी अपॉन आई ई को आप बोल देते हैं अल्फा। तो उसकी वजह से आप किस तरह से प्रोपेगेट होते हैं? यहाँ पे आप अल्फा और बीटा में आई ओ या फिर आई आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे आई ओ हमारे लिए कन्फर्म है कि वो कलेक्टर करंट ही है। और इनपुट करंट है वो भी हमारे लिए कंफर्म है कि या तो वो बेस करंट हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है? एमीटर करंट हो सकता है। तो यहां पे क्या बात हुई कि ये जो आपका गेन है, कौन सा गेन? पावर गेन या फिर वोल्टेज गेन। वो गेन आपको सफिशियंट नहीं मिलता है। मतलब कि आउटपुट की कंपैरिजन में इनपुट, ये जो दोनों का फैक्टर तैयार होता है। मतलब क्या होता है? यहां पे आप थोड़ा मैथमेटिकली देख लीजिए। कंसिडर कीजिए ए वी इज इक्वल्स टू वी ओ अपॉन वी आई। हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करते हैं। कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका अंश है, मतलब कि वी ओ है, वो वी ओ वी आई से क्या है? बड़ा है। तो जब अंश बड़ा होता है कंपेयर्ड टू डिनोमिनेटर, तो क्या होता है कि ये जो टोटल फैक्टर आता है वो फैक्टर ग्रेटर देन 1 आता है। तो मतलब क्या हुआ कि इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब ये हुआ कि जो भी सिग्नल आप इनपुट में देंगे वो सिग्नल आउटपुट में क्या आएगा? एनलार्ज होके आएगा। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हुआ है। लेकिन अगर आपका अंश आपके डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या होगा? अंश छोटा होने की वजह से जो ये आपका फैक्टर है वो फैक्टर क्या बनेगा? लेस देन 1 बनेगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, वी ओ बिकेम्स लेस देन वी आई। मतलब कि ये जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल कंपेयर्ड टू आउटपुट क्या बन गया, बड़ा बन गया। मतलब कि वो इनपुट सिग्नल आउटपुट में बड़ा होने की जगह छोटा हो जाता है। तो क्या हुआ, वोल्टेज का रेटिंग डिक्रीज हुआ। वोल्टेज का रेटिंग डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। ऊपर से जाके क्या हुआ कि सिग्नल का जो वोल्टेज एक्चुअल में था वो वोल्टेज भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो उस गेन को आप क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव गेन बोल सकते हैं। माइंड कीजिए कि ये गेन नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन ये गेन किस तरह से मैं नेगेटिव आपको बोल रहा हूं कि एटलीस्ट आपका सिग्नल ऐसा का ऐसा तो रहना चाहिए ना। इंक्रीज नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें डिक्रीज होता है तो वो सर्किट हमारे लिए 100% लॉस में जाने वाली सर्किट है। क्योंकि अगर आप सिग्नल को राइज अप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उस सिग्नल को डिक्रीज करने के लिए कुछ इस सर्किट में से पास करने का हमें कोई भी फायदा नहीं है। तो गेन से मतलब क्या था कि आउटपुट प्रॉपर्टी अपॉन इनपुट प्रॉपर्टी का जो फैक्टर निकल के आता है वो फैक्टर क्या होना चाहिए, अच्छे से अच्छी तरह ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि वो ग्रेटर देन 100 हो, या फिर अगर पॉसिबल हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो ग्रेटर देन 600 हो। मतलब कि अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो वी ओ अपॉन वी आई इक्वल्स टू 600 हो। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है उस पॉसिबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो ये गेन जितना बड़ा होगा उनसे हमें क्या होगा कि आपका इनपुट सिग्नल आउटपुट में अच्छी तरह से एम्पलीफाई करके आपको क्या होगा, मिल सकता है। तो जब आपका गेन इनसफिशियंट होता है, इनअडेक्यूएट होता है, तो भी ये जो प्रैक्टिकल पर्पस है वो प्रैक्टिकल पर्पस आपका फुलफिल नहीं होता है। तो पहले में हमने क्या बात की थी कि वो या तो आपके डिवाइस को ड्राइव नहीं कर सकता है, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं कि वो आपकी प्रैक्टिकल पर्पस को क्या कर सकता है, इनअडेक्यूएट बनाता है। मतलब कि वो उसे प्रॉपर गेन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डिवाइस है वो काम नहीं करता है। वर्ड्स अलग अलग है लेकिन उसका मैकेनिज्म और उसका फिनोमिनन क्या है, वो सेम है। Consequently, additional amplifier over 2 or 3 stages is necessary। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज का काम पूरा नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बन के आता है, यहाँ पे बन के आता है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कि जिसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। The output of each amplifier stage is coupled in same way to the input of next stage। मतलब कि पहले स्टेज का जो आउटपुट है उसे हम किसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, अपकमिंग स्टेज के। मतलब कि पहले का आउटपुट इसे हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे के इनपुट के साथ। तो इसको हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कास्केडेड बोल सकते हैं। फिर बाद में कौन सी टर्म्स आती है, The resulting system is referred to as an multi-stage transistor amplifier। तो यहाँ पे क्या बात हुई, जब आप पहले स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में देते हैं तो आपको ये जो एक रिपीटेड वे मिलता है, उस रिपीटेड वे को आप क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। It may be emphasized here that a practical amplifier is always a multi-stage transistor amplifier। मतलब कि जो भी एम्पलीफायर आप प्रैक्टिकल पर्पस में यूज करते हैं, सीडीज में यूज करते हैं, डीवीडीज में यूज करते हैं, या फिर आपकी जो ये एम्पलीफायर की सिस्टम होती है जो कि डीजेस के साथ कंस्ट्रक्ट की हुई होती है, या फिर किसी भी एक शो में आप जो भी एम्पलीफायर का जो सिस्टम अरेंज करते हैं, वो सभी जो एम्पलीफायर्स के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, वो सभी इक्विपमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, वो सभी इक्विपमेंट्स प्रैक्टिकली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ही है। वहाँ पे कभी भी आप सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनसफिशियंट गेन देता है या फिर इनसफिशियंट पावर और वोल्टेज रेटिंग देता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस रेटिंग में काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात आपको मैं एडिशनली ये बता दूं कि कभी कभी आप ये बात करते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के साथ साथ सिर्फ 2 स्टीरियोज ही कनेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ 3 स्टीरियोज ही कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप 3 से ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सभी स्टीरियोज काम नहीं कर सकते हैं, वो दब जाते हैं। मतलब कि वो अपना काम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब यही हुआ कि वो जो एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टीरियो या फिर 3 स्पीकर को काम करवाने के लिए ही सफिशियंट होता है, वो 4 या 5 को काम नहीं करवा सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका गेन इनसफिशियंट है, ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन जब आप हायर एम्पलीफायर यूज करते हैं, हायर पावर का, तो आप उसी के साथ साथ 5 स्टीरियोज या फिर 5 स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वो क्या करता है, उन पाँचों 5 स्पीकर को या फिर पाँचों 5 स्पीकर्स को अच्छी तरह से काम करवा सकता है और उसको अच्छी तरह से क्या कर सकता है, ब्लो करवा सकता है। तो मतलब यही है, जो आप प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं वही के पीछे क्या एक छुपा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पर्पस छुपा होता है। ओके, बाद में क्या डिस्कशंस आती है, फॉर एग्जाम्पल इन अ ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर द नंबर ऑफ एम्पलीफिकेशन स्टेजेस मे बी 6 और मोर। मतलब कि ये जो रेडियो स्टेशन में जो रेडियो एम्पलीफायर यूज होता है, वो रेडियो एम्पलीफायर कितने स्टेजेस का यूज करता है, अराउंड 6 स्टेजेस का यूज करता है। मतलब कि जब आप उस इनपुट सिग्नल को 6 स्टेजेस में से पास करते हैं, तब वो जाके आउटपुट में आपको सफिशियंट एम्पलीफाई करके मिल सकता है। और उस सफिशियंट एम्पलीफिकेशन के साथ साथ आप उस रेडियो सिग्नल को क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और उस ब्रॉडकास्ट किए हुए सिग्नल को जब आपका रेडियो या फिर आपका मोबाइल एफएम में रिसीव करता है, तो वो एफएम आपको अच्छी तरह से क्लियरली सुनाई दे सकता है। वरना वो सिग्नल इतने दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि उतनी हाई फ्रीक्वेंसी और उतने हाई पावर के साथ अगर वो नहीं होगा, तो उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में ही क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्योंकि जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन का सिग्नल एम्पलीफायर में कई सारी प्रॉपर्टीज के बीच में से पास होता है, और उस प्रॉपर्टी में उसका क्या होता है, डैम्पिंग होता है। और डैम्पिंग होने की वजह से क्या होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी, पावर और वोल्टेज में क्या आता है, बहुत ही कटौती आती है। फिर बात करते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस our attention on the various multi-stage transistor amplifier and their practical amplifications। मतलब कि हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं, और उसकी प्रैक्टिकल जो सर्किट्स है उस सर्किट्स के बारे में बात करते हैं। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे हम डेफिनेशंस को अच्छी तरह से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आपको डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप कितना लिख सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, इसका आपको एक टू द पॉइंट आंसर मिल जाएगा।